हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे का जो पार्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स का, ये आपका एपिसोड नंबर 2 है। इससे पहले एपिसोड नंबर 1 था जिसमें हम लोग लिमिट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हम फिर से वही बात बोलेंगे कि हो सकता है कि आपका बहुत सारा टॉपिक जो है वो मैच ना करे, क्योंकि ये हम एक जनरलाइज्ड वे में लेकर के चल रहे हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, मतलब कि मैथमेटिकल फिजिक्स, मतलब आपका सेमेस्टर 1 में स्पेसिफिक कोई टॉपिक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो जनरलाइज्ड सिलेबस है, मतलब कि ओवरऑल जो हर यूनिवर्सिटी में फॉलो हो रहा है, उसको हम यहां पर कंसीडर करके और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी उसके अंदर हम लोग को इनोवेटिव आइडियाज जो है आपका, है ना, इंट्यूटिव आइडियाज जिसको कहते हैं, इनोवेटिव नहीं, इंट्यूटिव आइडिया। इंट्यूटिव का मतलब सिंपल होता है कि आपका मतलब एकदम बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको उसको हम लोग बोलते हैं इंट्यूटिव, है ना। इंट्यूटिव का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो एकदम मेन मुद्दा है, जब उसके बारे में आप बात करते हैं और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर बात करते हैं, तो उसको हम लोग इंट्यूटिव आइडिया बोलते हैं। ठीक है, और आपको इंट्यूटिव आइडिया आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये जो दो मैथ्स का टॉपिक होता है, इसके ऊपर लेना है, और इसको फिजिक्स में कहाँ यूज है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और बाकी मैथमेटिकल फिजिक्स में भी जब आगे आप जाइएगा हायर सेमेस्टर्स में, तो वहां पर भी ये इंट्यूटिव आइडिया का यूज आएगा। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में तो हम लोग सिर्फ कॉन्टिन्यूटी को कवर करेंगे, बाकी आगे आने वाला लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को भी कवर करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक बात बोल देते हैं। जैसे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जो वीडियोस है वो रेगुलरली हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, मिलेगा आपको यहाँ पर, है ना। और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कि सिलेबस का, कि भाई मतलब कि कोई मिलेगा कि नहीं अच्छा पढ़ाने वाला। यहाँ पर पूरा बाकायदे एकदम अच्छा से करवाया जाएगा ये आपका सेमेस्टर 1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आपको जो टॉपिक है, जितना भी टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ, खास करके ड्यू वाला, तो उसको हम स्ट्रिक्टली पूरा फॉलो करके और आपको कंप्लीट करवाएंगे। ओके, उसके बाद फिर आपको कमेंट करना है कि आपको मतलब कि कहाँ पर कष्ट हो रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, वो पार्ट आपको बताना है, या फिर कोई भी दिक्कत है। और दूसरा चीज कि 2x पे वीडियो को नहीं देखना है। ये सारा बात करने के बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। और एक और जरूरी बात कि अगर आपको इस लेक्चर का हैंड रिटन नोट्स चाहिए, लिखा हुआ, हाथों से लिखा हुआ नोट्स, तो आप टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज में जाकर के इसका हैंड रिटन नोट्स इस लेक्चर का डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो इतना सारा भाषण देने के बाद फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं, और पहले हम लोग समझते हैं कि इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है ना। इंट्यूटिव आइडिया, इंट्यूटिव आइडिया का मतलब क्या होता है? इंट्यूटिव आइडिया जब हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग का उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि लिखा मिल जाएगा आपको बहुत जगह इस सिलेबस में। इसका मतलब होता है कि ग्रैस्प द कंसेप्ट, ग्रैस्प द कंसेप्ट इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, सीधा सीधे जब हम लोग ग्रैस्प करते हैं कंसेप्ट को, है ना, इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्यूटिव आइडिया। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूटी के ऊपर तो ऐसे बहुत सारा सवाल भी बन सकता है, डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर भी बहुत सारा सवाल बन सकता है, जो कि आप फाइनली 11th में कुछ बहुत पढ़ के आए होंगे। तो वो सब हम लोग को नहीं करना है यहाँ पर, बस हमको इसका समझना है, कुछ ऐसा एप्लीकेशन जो हम लोग फिजिक्स में यूज कर सकें, मतलब इसका एप्लीकेशन समझना है जो हम लोग फिजिक्स में यूज कर सकें, मतलब क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है फिजिक्स में, उस पार्ट पर हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका कॉन्टिन्यूटी से। और कॉन्टिन्यूटी समझाने के लिए, है ना, बहुत सारा फंक्शन होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस होता है, बहुत सारा फंक्शन ऐसा होता है कि जो कि कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस पहले क्या होता है, पहले वो हम आपको समझाते हैं। कॉन्टिन्यूअस का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सीधा सीधी मतलब यही है, ये हम मिटा रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सीधा सीधी मतलब यही है कि आपका जिस फंक्शन का ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ को हम लोग जब कहीं पर बनाते हैं और बिना पेन को लिफ्ट किए हम लोग उसका ग्राफ स्ट्रेट फॉरवर्ड जब बनाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, हम थोड़ा आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि हमको यहाँ पर पहले आपको हम कॉन्टिन्यूटी समझाते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी पहले आपको एक बार हम समझाते हैं क्या मतलब है, या फिर कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी में क्या है कि जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे देखिए, ये पहला एक ग्राफ हम आपको बना के दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई कुछ ऐसा ग्राफ है ना, यहाँ पर 2 एक्सिस है, एक्स और वाई, और यहाँ पर हम कोई ऐसा कुछ ग्राफ बनाए, ये ऐसे। ठीक है, या फिर अगर ये नहीं बनाते तो सिंपल आपको जो बहुत फेमस ग्राफ है उसको आपको बना के दिखाते हैं। आप सुने होंगे साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर हम एक फंक्शन लेते हैं साइन एक्स का ग्राफ आप सुने होंगे कि साइनोसॉइडल होता है।
ठीक है, ऐसा कुछ जाता है। तो अभी देखिए, अब जब इस ग्राफ को हम बना रहे हैं तो अपना अपना जो मार्कर है उसको हमको एक बार लिफ्ट भी नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्टली ऐसे प्लॉट कर रहे हैं। तो मतलब ये जो साइन एक्स जो मेरे पास फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है पहला वाला, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन उसको बोलते हैं जिसका ग्राफ हम बिना एक बार भी जो पेन है उसको लिफ्ट किए बनाते हैं, उसको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, सिंपल एकदम शब्दों में। ठीक है, बिना पेन को लिफ्ट किया। अच्छा, और भी यहाँ पर ये खाली नहीं है कि बिना पेन को लिफ्ट किए बनाना, वो सब तो है ही। पहला चीज यहाँ पर ये है कि जब हम किसी फंक्शन को बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, जब हम बोल रहे हैं कोई चीज़ किसी भी फंक्शन को या किसी भी ग्राफ को जब कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं, तो उसमें पहला चीज़ है कि उसमें होल्स नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी होल नहीं होना चाहिए, कहीं पर जंप नहीं होना चाहिए, है ना, कहीं पर जंप नहीं होना चाहिए और कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है ये सबका? क्या मतलब है ये सबका अभी हम समझाते हैं जस्ट एग्जांपल से। ठीक है, पहले हम इसको हटा रहे हैं पहले, हैं ये तो पहला ग्राफ हो गया, एक कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ग्राफ हुआ। ठीक है, अभी हम कॉन्टिन्यूटी समझाएंगे इसमें, बाकी आने वाला वीडियो में हम डिफरेंशियबिलिटी ये सब समझाएंगे। अभी हम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन या कॉन्टिन्यूटी क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे, पहले एक बार हम लोग ग्राफिकली समझ देते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ देखिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई फंक्शन है एक, ठीक है, इसका मतलब अभी आपको धीरे धीरे आएगा समझ में। मान लीजिए मेरे पास ये कोई फंक्शन है, मान लीजिए कि ऐसे गया है और ऐसे हुआ है, ठीक। और यहाँ पर आप देखिए इस पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ पर ये x, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं x बराबर a, ये एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पर ये x बराबर a पॉइंट पे आप देखिए ये फंक्शन गया है यहाँ पर, ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन यहाँ पर देखिए एक होल हो गया है। होल हो गया है मतलब यहाँ से फिर ये, यहाँ से फिर हमको ऐसे जा करके और फिर ऐसे करना पड़ रहा है, मतलब ऐसे जाना पड़ रहा है, फिर यहाँ रुकना पड़ रहा है, तब ऐसे करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, जिस भी फंक्शन का ग्राफ है, ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होगा। और ये किसका ग्राफ होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सिंपल शब्दों में। अब यहाँ पर कौन सा वाला चीज आ गया? यहाँ पर होल वाला चीज आ गया, मतलब यहाँ पर एक गैप हो गया। ठीक है, अब देखिए एक जंप, जंप का क्या मतलब है? जंप हम आपको दिखाते हैं, दूसरा तीसरा ग्राफ देखिए जंप का। जंप कब दिखता है हम लोग को फंक्शन में? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला है ग्राफ एक, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक ग्राफ स्टार्ट होता है, मान लीजिए ऐसे। जंप का पहले हम आपको, जंप से पहले आपको ब्रेक का हम दिखा देते हैं। जैसे देखिए ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ, अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ मतलब दोनों तरफ अलग ही बिहेवियर दिखा रहा है। x बराबर a पे यहाँ पर ये ब्रेक हो गया है, लग रहा है x बराबर a पे यहाँ पर लग रहा है कि ब्रेक हो गया है, ये ग्राफ इसका इस तरफ से बढ़ रहा है, इस तरफ से अप्रोच कर रहा है और इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जा रहा है। तो मतलब ये जो आपका फंक्शन है ये आपका कैसा है? डिसकंटिन्यूअस, है ना, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए ब्रेक हो गया इस जगह पे, तो इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, अभी हम और भी इसमें बहुत कुछ है बताने लायक, वो आपको समझाएंगे हम। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा क्या है कि आपका कभी कभी जंप दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ देखिए, ठीक है, आपको एक परफेक्ट एक कोई ग्राफ दिखाना चाहते हैं, एक परफेक्ट कोई ग्राफ आपके लिए खोजते हैं, ठीक है, जो कि हम नोट्स में भी इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला ग्राफ देख सकते हैं आप, ठीक है, हाँ ये वाला ग्राफ देख सकते हैं आप, जैसे ये ऐसे है यहाँ पर और फिर इसके बाद फिर ऐसे है ये ग्राफ को आप बोल सकते हैं कि ये जंप इसमें हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर x बराबर a पे, x बराबर a पे यहाँ पर ऐसे गया ग्राफ, फिर यहाँ एक जंप हो गया, तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ हुआ, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब जनरली अगर हम लोग पूरा इसको एक बार समराइज करें तो ओवरऑल हम यही कह रहे हैं कि जो भी ग्राफ, अगर कोई ग्राफ मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, ऊपर आपको दिख रहा है कि नहीं बढ़िया तरीके से? ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाए कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का, अगर ये एक फंक्शन है तो इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ही ये ग्राफ होगा। अगर ये कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन आ रहा है मान लीजिए, जैसे यहाँ पर फंक्शन क्या है? y बराबर साइन एक्स, ठीक है, वैसे ही ये भी एक फंक्शन का ग्राफ होगा, वैसे ही ये भी एक फंक्शन का ग्राफ होगा, वैसे ही ये भी किसी एक फंक्शन का ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको इसको ऐसे करना पड़ रहा है। अब ना यहाँ पर कोई ब्रेक आ रहा है, ना यहाँ पर कोई जंप आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप ब्रेक भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है जंप भी है, ब्रेक भी है, और यहाँ पर तो आपका ब्रेक हो गया है, यहाँ पर तो आपका ब्रेक हो गया है। ये जो ग्राफ हम बनाए हैं एग्जैक्टली कैसा ये बनेगा, मतलब कैसे किताबों में एग्जैक्टली देता है, उसके लिए हम आपको छोटा सा यहाँ पर बना के दिखाते हैं। मतलब यही वाला ग्राफ, सेम ग्राफ किताबों में कैसे दिया रहता है वो वाला अगर एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर बनाए, ठीक है, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ था, और इसके बारे है आपका डिसकंटिन्यूअस। तो क्यों डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि इसमें ब्रेक है। ये देखिए ऐसे करके कुछ गया है, ये अप्रोच किया फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर देखिए फिर कुछ ऐसे है, मतलब ये ब्रेक कर रहा है फंक्शन। ठीक है, इसका ग्राफ यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, ये देखिए। तो वही चीज़ आपको जो हम बताएं, x बराबर a पे ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे किताब में दिया हुआ है इसका ग्राफ। तो ये भी तो वही बात हुआ ना, चाहे पिछले वाला ले ले चाहे ये वाला ले ले, बात तो एक ही है। ठीक है,
तो मतलब कहने का कि कंटिन्यूअस फंक्शन उसको हम लोग बोलेंगे जिसका ग्राफ हम लोग बिना पेन को एक बार भी लिफ्ट किए प्लॉट कर सके, उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। और जहां पर भी आपका किसी पॉइंट पे अगर रुकना पड़ रहा है ना, या फिर पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है, ब्रेक हो जा रहा है ग्राफ, कहीं पर जंप हो रहा है, जंप है, कहीं पर ब्रेक है, ठीक है, तो उस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होल है एक। बहुत लोग बोलेगा सर ऐसे जाएंगे, ऐसे गोल घूम के ऐसे चल जाएंगे, गलत। यहाँ पर भाई ऐसे जाना पड़ रहा है और फिर यहाँ रुकना पड़ रहा है, तब ऐसे करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पर रुकना पड़ रहा है करके। क्लियर है? तो ये आपको ओवरऑल रफली समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, ये x बराबर a को, एक चीज और समझ लीजिए, ये जो x बराबर a है, जहां जहां पर हम आपको x बराबर a बताए हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x बराबर a पे, यहाँ पर भी x बराबर a पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। x बराबर a इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये x एक्सिस में ये लाई कर रहा है ना लाइन, और यहाँ पर हम कोई भी एक डिस्टेंस अज्यूम कर लिए a, तो x बराबर a पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर तो कहीं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देखिए पूरा ग्राफ ये कंटिन्यूअस है और साइन का ग्राफ है, कॉस का भी वैसे ही होता है, बस कॉस का आपका यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा, है ना, और उसका भी कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा। तो ये ओवरऑल बात हुआ कंटिन्यूटी के बारे में। तो चलिए हम लोग जो इतना भी पढ़े हैं उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है, एकदम आपको इजीली ये समझ में आ रहा होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको पढ़ा रहे हैं, डेप्थ बहुत हो सकता है इसमें। अब देखिए एक जनरल तरीका समझिए कि मैथ्स में हम लोग कैसे मतलब बोलते हैं कि किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। ये तो ग्राफ देख करके हम लोग डायरेक्टली बात कर रहे थे, इसके बारे पहले भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको नोट्स में भी बढ़िया लिखा हुआ मिल जाएगा इसके बारे में, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा लिखा हुआ, फिर भी यहाँ पर हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे, है ना, क्या बोलेंगे इसके बारे, अ फंक्शन इज said to be continuous, is said to be continuous, is said to be continuous if said to be continuous if the graph of function, if the graph of function is free from break, ठीक है, होल, कहीं पर होल नहीं होना चाहिए, है ना, एंड जंप, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा फंक्शन होता है जिसमें मतलब कि कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसमें आपको लगेगा कि ब्रेक है वहां पर या फिर वहां पर होल है, वैसा आपको लगेगा, लेकिन वो असल में कंटिन्यूअस होगा। जैसे अभी हम बता रहे हैं, अभी हम क्या बोले, कंटिन्यूअस तो आप समझ गए ना किसको बोलेंगे, सिंपली। अच्छा एक और चीज, इसको अगर हम लेम भाषा में डिफाइन करो तो जैसे आपका हेडिंग लिखा है इनोवेटिव आइडिया, है ना, इनोवेटिव बोल रहे हैं, सॉरी, हम इंट्यूटिव आइडिया, तो इंट्यूटिव आइडिया जैसे लिखा हुआ है, तो अगर इंट्यूटिव आइडिया के बेसिस पे बात करें तो सिंपली वही मतलब है कि व्हेन वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, खत्म। ऐसा ही इंट्यूटिव आइडिया का मतलब यही है भैया, कि बस वही समझना है कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएं। अब फिजिक्स में मतलब कंटिन्यूअस वाले का ग्राफ बनाएं। अब फिजिक्स में ऐसा इसका कहाँ यूज है कि जैसे आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट का यूज आ सकता है, कि मतलब कि जैसे आपका tan x हुआ, cot x हुआ, ये सब चीज का। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये लिख लिए होंगे, आप मिटा दे इसको, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज फ्री फ्रॉम ब्रेक, होल एंड जंप। बहुत बढ़िया। लेकिन आपको हम बता दिए कि ये चीज सही है, लेकिन ये चीज 100% मतलब 100% एप्लीकेबल नहीं करना है, ऑलवेज हम वहां नहीं लिखे थे। बहुत सारा फंक्शन क्या होता है कि जो अपना डोमेन होता है उसमें डिफाइंड होता है। सर का बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पहले आप कंटिन्यूअस को जो आपको हम मतलब ग्राफ बना के सिखाए वो समझ गए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ना सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। अभी यहीं तक समझिए। आपको देखिए हम रफ आइडिया यहाँ पर दिए हैं कि भैया ये एक फंक्शन है, उसका ग्राफ ऐसे हम नॉर्मली बनाए और कहीं पर भी हमको रुकना नहीं पड़ा, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस बोल दिए। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली एक बार हम लिख के दिखाते हैं, ये जो अभी हम बात लिखे थे उसको थोड़ा मैथमेटिकली बताते हैं। मैथमेटिकली लिखने के बाद फिर हम आपको उसका मतलब ये जो हम आपको अभी बता रहे थे डोमेन, tan x क्या क्या बोल रहे थे, उसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि मतलब कि tan x का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है कि डिसकंटिन्यूअस होता है, वो वाला। बहुत लोग सोचेगा कि tan x का ग्राफ तो छूट छूट के बनता है, tan x का अगर आप ग्राफ ले जाके देखेंगे तो छूट छूट के रहेगा, तो आपको लगेगा कि tan x डिसकंटिन्यूअस है, बट असल में tan x कंटिन्यूअस है, लेकिन कहाँ कंटिन्यूअस है वो भी आपको अभी हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो tan x में डिसकंटिन्यूटीज होता है, tan x का आप ग्राफ देखोगे ना टूटा फूटा रहता है उसका ग्राफ, लगातार तो साइन के जैसा नहीं रहता, साइनसोइडल कर्व तो नहीं रहता है। तो tan x का क्या होगा, या फिर आप ध्यान दीजिए तो cot x का क्या होगा, cot x का भी वैसे ही टूटा छूटा ग्राफ होता है, तो उसमें क्या होगा अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग एक काम करते हैं कि मैथमेटिकली थोड़ा देख लेते हैं कॉन्टिन्यूटी को। मैथमेटिकली जितना बात अभी आपको बताएं, नोट्स आराम से बनाते चलिए। मैथमेटिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं
मैथमेटिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे अगर यही वाला ग्राफ को हम लोग ले लें, यही वाला सिंपली इसको अगर हम ले लें, इधर हम लिखते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं गाइस, ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगर यही वाला ग्राफ हम लोग सिंपली ले लें, ठीक है, ये जो ग्राफ हम ऊपर में आपको बना के दिखाए हैं, अगर सिंपली इसी ग्राफ के बारे में हम लोग बात करें, तो इस ग्राफ का अगर किसी भी पॉइंट को हम लोग पकड़ेंगे, किसी भी पॉइंट को, मतलब x बराबर किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग पकड़ेंगे, तो कहीं पर भी हम लोग को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखेगा। क्या मतलब है, जैसे यहाँ देखिए यही वाला ग्राफ हम फिर से यहीं पर बना रहे हैं, देखिए यही वाला ग्राफ, जैसे ये ग्राफ है ना, और ये ग्राफ कुछ ऐसा गया हुआ है, ठीक। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ते हैं, यहाँ पर ये, इसको हम बोल देते हैं x बराबर a। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम इधर से अप्रोच करेंगे, इस तरफ से, तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंडेड साइड या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। इस तरफ से अगर अप्रोच करेंगे इस फंक्शन को, लिमिट पढ़ा दिया गया है पहले, ठीक है, आप देख सकते हैं जाकर के। तो इस तरफ से अगर अप्रोच करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर लेफ्ट हैंड साइड, और इधर से अगर अप्रोच करेंगे तो उसको बोलेंगे राइट हैंडेड लिमिट या फिर राइट हैंड साइड, या जो भी आप कह लें, ठीक है। तो अगर मैथमेटिकली हम लोग जब इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, तो इस तरफ वाला पॉइंट, इसके जस्ट इमीडिएट नेबरहुड में यहाँ पर वाला जो पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग x बराबर a माइनस क्यों बोलेंगे, क्योंकि इससे a से जस्ट छोटा है ना, इमीडिएट नेबरहुड पे। और ये वाला जो LHL से यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x बराबर a प्लस, मतलब ये a से जस्ट एक आगे का पॉइंट है। तो अगर इन दोनों पॉइंट पे हम लोग चेक करें, तो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ बीच में भी, ध्यान दीजिएगा कंटिन्यूटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन, यहाँ पर साइड में मतलब आपका LHL की तरफ और आपका RHL की तरफ और यहाँ बीच में, ये तीनों पॉइंट्स पे ये फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। LHL पे, RHL पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में जब इक्वल आता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर जो फंक्शन का ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, और जो फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहने का क्या मतलब है कि उस फंक्शन में कोई भी पॉइंट ऑफ मतलब कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड कह लीजिए, या फिर जो पॉइंट के बारे में हमको नॉलेज नहीं होगा, ये कह लीजिए। मतलब उस फंक्शन का ग्राफ भी एकदम बढ़िया बनेगा बिना पेन लिफ्ट किए, और वहां पर कहीं पर भी ऐसा हमको रुकना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है, यही मतलब है रफली कॉन्टिन्यूटी का, ठीक। तो एक बार मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे इसको, कि लिमिट कहां अप्रोच कर रहा है, x अप्रोचेस टू a माइनस, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल्स ऑफ फंक्शन हम मान लेते हैं आपका fx, है ना, ये एक फंक्शन हो गया fx, ठीक है, इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस, मतलब ये जो x है आपका LHL की तरफ से RHL की तरफ से a प्लस की तरफ जब अप्रोच करेगा, किसके बराबर होगा, fx इज इक्वल टू बराबर fa। मतलब इस x इक्वल टू a पॉइंट पे जो वैल्यू होगा, x इक्वल टू a ये वाला पॉइंट है, और इसके जस्ट बगल वाला इमीडिएट नेबरहुड, और इसके जस्ट इधर वाला इमीडिएट नेबरहुड, ये तीनों वैल्यू जब आपस में बराबर होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर आया तो, और ये तीनों वैल्यू कोई डेफिनेट वैल्यू आना चाहिए, है ना, कोई डेफिनेट वैल्यू आना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं आना चाहिए, डिफाइंड वैल्यू आना चाहिए। डेफिनेट का मतलब होगा जैसे कोई भी रियल नंबर वैल्यू, ऑब्वियसली ये रियल नंबर में आएगा, ये इमेजिनरी तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं आएगा, कोई रियल नंबर आएगा। तो द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस, तब फंक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। तो समझ में आ गया आपको मैथमेटिकली कैसे करते हैं। अब मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बराबर आ जाता है तो कॉन्टिन्यूअस बोल देते हैं। ये आप पढ़े भी होंगे 11th क्लास में, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे पे जो हम लोग को बात करना था, इसको हटा दें हम, ओके। तो आज थोड़ा सा क्लास आराम से धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि आराम से समझने वाला चीज़ ही है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग का फिजिक्स वाला पार्ट, मतलब जैसे वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, ये सब भी आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले आएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका पार्ट है, इसमें सिलेबस में लिखा है मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको पढ़ा दें, ठीक है। अच्छा, आपको डोमेन रेंज ये सब पता है कि नहीं पता है, ठीक है। बहुत लोगों को डोमेन रेंज नहीं पता होता है, डोमेन रेंज थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। हम आपको एक बार रफली डोमेन बोल देते हैं, ऐसे ही, है ना, लिखवा तो नहीं रहे, हम रफली बोल देते हैं। डोमेन का मतलब होता है वो सेट ऑफ वैल्यूज जो हम लोग डाल सके, जितना भी वैल्यूज जो हम लोग इनपुट डाल सके उसको डोमेन बोलते हैं। और रेंज का मतलब होता है उसके रिस्पेक्ट में जो हमको आउटपुट मिलता है किसी भी फंक्शन में। जैसे एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, एक बार थोड़ा सा यहाँ पर साइड में बता देते हैं डोमेन रेंज। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करेंगे, हमको फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर sin x, ठीक है, fx बराबर sin x। तो ये x जो है, x का जो भी वैल्यू हम लोग डालेंगे, उस x का वैल्यू को हम लोग बोलेंगे डोमेन, मतलब ये क्या हो जाएगा, इनपुट, राइट, इनपुट। और इसको जनरली हम लोग रेडियन में डालेंगे। तो अब ये x को आप बताइए क्या क्या डाल सकते हैं। तो x को हम लोग जितना भी रियल नंबर होता है,
एक्स को हम लोग क्या डाल, जितना भी रियल नंबर्स, ये चाहे तो आप साइड में लिख सकते हैं अगर आपको डोमेन रेंज नहीं आता, जो भी रियल नंबर होता है वो सब डाल सकते हैं। अब रियल नंबर का मतलब सर ये तो डिग्री में डलेगा, सर रियल नंबर कहाँ से गए, रियल नंबर का मतलब रियल नंबर मतलब जैसे 0, पाई, 2 पाई, जो भी आप चाहे डाल ले, पाई/2 जो चाहे डाल ले, तो ये सब रियल नंबर हुआ कि नहीं, रेडियन में जो भी चाहे डाल ले, तो ये सब वैल्यूज हम लोग इसमें डाल सकते हैं, जितना सेट ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है जो रियल नंबर है वो सब डाल सकते हैं हम लोग, सारा वैल्यूज। तो ये उसका डोमेन हो गया, मतलब ये जो आपका एक्स है वो डोमेन हो गया। और इसका जो आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा रेंज, वो हो जाएगा रेंज। तो सबके लिए ऐसा ही होगा, जो इसका आंसर मिलेगा सॉल्व करके साइन एक्स का, जो आउटपुट होगा दैट विल बी दी रेंज, राइट। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ डोमेन और रेंज का। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा हम ना एक बार लिख के दिखाते हैं मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। तो जैसे अगर हम लोग साइन एक्स का बात करें, तो अगर हम लोग साइन एक्स का रेंज का बात करेंगे, रेंज मतलब साइन एक्स कहाँ से कहाँ जाता है, तो टाइम थोड़ा कम है, जल्दी हम बताते हैं। साइन एक्स का अगर हम लोग रेंज का बात करेंगे, तो इसका रेंज का मतलब क्या हुआ, जो आउटपुट वैल्यू मिल रहा है। तो आपको ये बात पता होगा कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है। जैसे आपको पता होगा ना, साइन 270 -1 होता है, साइन 180 0 होता है। तो साइन का जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1। ठीक है, अब ये क्लोज ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि -1 और 1 दोनों को इंक्लूड करेंगे। अगर यहां ऐसे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो -1 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो सारा साइन अपने में रखता है, और -1 और 1 भी आता है, दोनों आता है। तो ये रेंज हो गया साइन का। लेकिन अगर आपको इसी साइन का अगर हम डोमेन पूछेंगे, है ना, डोमेन, तो डोमेन क्या होगा भाई, जो आपको बताए हम, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, ऑल रियल नंबर्स, है ना, ऑल रियल नंबर्स, जो भी रियल नंबर हम डाल सके वो उसका डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन और रेंज बहुत बेसिक बात है, तो आप ये चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं tan x का। किसका बात करेंगे, tan x का। क्लियर है ना ये सब, इसमें तो दिक्कत नहीं ना हो रहा होगा। देख लीजिए यहाँ पर बस सिंपल मतलब भैया x को हम चाहे जो रख सकते हैं, पाई रख सकते हैं, 2 पाई रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, जो वैल्यू चाहे, जो रियल नंबर चाहे वो रियल नंबर डाल सकते हैं। ये 2 पाई पाई ये सब रियल ही नंबर होगा ना, तो जो रियल नंबर चाहे वो डाल सकते हैं, बस इमेजिनरी नंबर यहाँ पर ये एंगल में नहीं डालेगा, राइट। वैसे ही आपका tan के लिए भी होगा। कितना टाइम हो गया, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। हाँ, वैसे ही आपका tan के लिए भी होगा। आइए tan के लिए बात कर लेते हैं। अच्छा, ये वीडियो में आपका लाइट आ रहा है क्या? अच्छा, 1 मिनट, इस लाइट को थोड़ा सा हम रिड्यूस कर देते हैं। तो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पर tan का। ठीक है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं fx बराबर tan x। तो अगर हम लोग tan x का बात करेंगे, तो tan x का जो आपका ये होता है tan x, हमको समझाना है आपको कॉन्टिन्यूटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसी के लिए ये सब बता रहे हैं। तो tan x का अगर हम लोग बात करेंगे, तो tan x का जो x है उसको हम लोग क्या डाल सकते हैं बताइए। tan x का x में जितना रियल नंबर है सब डाल सकते हैं, लेकिन 1 मिनट, कुछ ऐसा पॉइंट्स भी होता है जहां पर आपका tan x डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड आता है। जैसे आपको पता होगा कि tan 90, अगर हम लोग बात करें tan π/2, तो tan π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। tan π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम लोग tan x को कैसे लिख सकते हैं, tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x बाई cos x। ठीक है, और ये नॉट डिफाइंड कब आएगा tan x, जब यहां पर ये cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos x का वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो हम लोग चाहेंगे cos x का वैल्यू 0 ना हो, cos x का वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, ऐसा वैल्यूज हम लोग यहाँ पर tan का डालें कि जो आपका cos x है वो 0 के बराबर ना हो। तो मतलब कि यहाँ पर x हम लोग, यहाँ पर जैसे x को हम लोग क्या डाल सकते थे, यहाँ पर x को हम लोग सारा रियल नंबर डाल सकते थे, इसका डोमेन क्या था, जितना रियल नंबर सब। लेकिन tan में ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वैल्यूज पे x का ये tan नॉट डिफाइंड आएगा। जैसे tan π/2 नॉट डिफाइंड आ रहा है, और भी ऐसा बहुत सारा पॉइंट होता है। जैसे आप लीजिए tan 3 π/2, वो भी नॉट डिफाइंड आता है। तो ये सब जितना वैल्यूज है 3 π/2 मल्टीपल वाला है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जितना भी आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा वो सब पे tan का वैल्यू जो आता है नॉट डिफाइंड आता है। तो मतलब यहां पर ये x को क्या नहीं डालना है, x को वो वैल्यू नहीं डालना है जहां पर cos का वैल्यू 0 मिलेगा। तो हम आपको सिंपली ये बता देते हैं कि इसका अगर हम लोग बात करेंगे रेंज का, ठीक है, रेंज नहीं डोमेन का पहले बात कर लेते हैं। अगर इसका डोमेन का बात करेंगे तो हम लोग यहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर ये x को हम लोग जो चाहे वो डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर x में तो जो चाहे वो डाल सकते हैं, इसका डिफाइंड ही वैल्यू मिलेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, साइन किसी वैल्यू पे नॉट डिफाइंड आता है, नहीं, ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं जिसमें साइन थीटा नॉट डिफाइंड आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब बहुत लोग बोलेगा तो समझ में आएगा नहीं है, लेकिन इसका तो है नॉट डिफाइंड आता है ये π/2 पे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डोमेन इसका क्या होगा, इसका डोमेन होगा रियल नंबर, सारा रियल नंबर लेना है, लेकिन इसमें से माइनस क्या करना है, इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, 2n+1 π/2, मतलब जितना भी आपका ऑड वैल्यूज होगा वो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इसको 0 डाल दीजिए, इनको तो 0 डालिएगा तो क्या होगा, 0 डालिएगा यहाँ पर तो कितना आएगा, 0 डालने पे π/2 आएगा। यहाँ पर अगर आप इसको 1 डाल दीजिए तो 1 डालिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 डालिएगा तो 3 π/2 आएगा। तो वो इसको माइनस क्यों किए रेंज को, क्योंकि जितना भी ऑड वैल्यूज है, इसको क्यों लिखे यहाँ पर,
ये आपका जितना ऑड वैल्यूज है, मतलब ऑड वैल्यूज मतलब जिसमें 2 नीचे में आ रहा है ना, तो उसके लिए tan आपका नॉट डिफाइंड आता है, तो इसलिए इसका रेंज ऐसा हो, इसके लिए इसका डोमेन ऐसा होता है, किसका, ये tan x का। क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन अगर रेंज बात करेंगे, रेंज, तो रेंज तो बहुत बड़ा होता है इसका। जैसे इसका रेंज तो -1 से 1 के बीच में है, और -1 और 1 भी है, दोनों है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं -1 से 1 के बीच में जितना वैल्यू आ रहा है वो सब, और दूसरा चीज की -1 से 1 के बीच में वैल्यूज जो आ रहा है वो भी आ रहा है, और दूसरा -1 और 1 ये भी आ रहा है, क्योंकि साइन का वैल्यू 270 -1 देता है, साइन 91 देता है, तो -1 और 1 भी इंक्लूड होगा, इसलिए यहां पर हम क्लोज ब्रैकेट लगाए हैं। लेकिन जो आपका tan x का रेंज होता है, tan x का ग्राफ बहुत बड़ा है, एकदम बहुत सारा वैल्यू देता है tan x, छोटा से छोटा वैल्यू भी देता है, बड़ा से बड़ा वैल्यू भी देता है, इसलिए tan x का जो रेंज आपका होता है, ठीक है। यहां पर ये r का मतलब क्या है, रियल नंबर, पता है ना, r का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब हम बता दिए आपको, रियल नंबर का मतलब 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी कि इसका रेंज क्या होगा, इसका जो रेंज होगा आपका, उसको लिख देते हैं, हम ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्टली, इसका रेंज होता है आपका -∞ से +∞। मतलब -∞ से +∞ कहने का मतलब, देखिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट मतलब -∞ और +∞, इन दोनों को छोड़ के जितना भी वैल्यूज पॉसिबल है वो सारा आ सकता है, मतलब इसका रेंज बहुत बड़ा होता है, समझ रहे हैं। मतलब नंबर लाइन पे अगर हम बात करें तो ये -∞ और +∞ को छोड़ के जितना भी वैल्यूज हो सकता है वो सारा पॉसिबल होता है। जैसे आपको पता होगा tan 0 0 होता है, तो सारा वैल्यूज पॉसिबल। ओपन ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं क्योंकि -∞ और +∞ वैल्यूज tan कभी भी नहीं देता है, तो -∞ और +∞ को छोड़ करके इसके बीच में जितना वैल्यूज आता है वो सारा इंक्लूड हो जाएगा, मतलब जितना भी रियल नंबर है वो सारा वैल्यूज आएगा इसमें, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा, नेगेटिव वैल्यू भी देता है, सब तरह का वैल्यू देता है tan x, तो ये उसका रेंज हो गया। तो ये बेसिक बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आपको लिखने का यहाँ पर बहुत जरूरत है, अगर आपको ये सब नहीं पता है बेसिक बात, और अगर डोमेन रेंज नहीं पता है आपको तो आप देखिए जाकर के बकायदे उसको यूट्यूब में, ठीक है, कहीं से देख लीजिए यहाँ तक, ठीक है। अब सुनिए आगे, मिटाएं इसको, हटाएं, हटाएं, पहले हम इसको मिटा ही लेते हैं, उसके बाद ही आगे बात करेंगे। तो आगे हम लोग गाइस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए, अब हम लोग वही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक हम आपको इंपॉर्टेंट नोट करके लिखवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, नोट करके इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है सारा कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, कोसाइन एक्स, या जो भी आप कह लीजिए, ठीक है, एंड ई का पावर एक्स, ठीक है। ये सब जो फंक्शन है ना, तो ये सब फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज, जो भी रियल वैल्यूज आप डालिएगा यहाँ पर x को कुछ भी डाल दीजिए, कॉन्टिन्यूअस आएगा। और ये e का पावर x का ग्राफ भी एकदम चढ़ता हुआ बनता है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस ग्राफ इसका भी बनता है। लेकिन आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे कि आपका tan x हो गया है ना, tan x है ना, tan x इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस होता है, tan x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, बट लेकिन एक दिक्कत है, बट इट हैज certain specific points, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होता है, certain specific points of discontinuities, कुछ भी स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस भी होता है, और वो पॉइंट कौन सा होता है आपको बताएं, जैसे कि आपका tan 90 नॉट डिफाइंड, तो ये जो tan 90 नॉट डिफाइंड है, ये वाला पॉइंट आपका डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि एक बार आपका ग्राफ एक बार हम लोग अभी बना के देखेंगे, बाकी ये बात आपको क्लियर है जो हम लिखवाए गए यहाँ पर, जैसे साइन, कॉस, ई का पावर एक्स, ये सब कंटिन्यूअस फंक्शंस होता है, इन सब का ग्राफ को बिना आप पेन लिफ्ट किए बना सकते हैं। लेकिन जो tan x है उसका ग्राफ आप देखेंगे टूटा टूटा रहता है, तो आपको लगेगा कि नहीं ये डिसकंटिन्यूट है, बस ऐसा नहीं है। tan x का भी जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। क्या मतलब इसका, tan x यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं tan x के बारे कि tan x, अब चलिए पहले इसको हम बाद में आपको लिखवाएंगे कि अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब समझना होगा आपको। डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब होता है वो वैल्यूज जहां पर मतलब जो वैल्यूज पे इसका कुछ आंसर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा है। डोमेन अब आपको लिखवाए थे ना अभी आपको हम, डोमेन का मतलब क्या लिखवाए थे उसमें कि आपका रियल नंबर्स माइनस जो वैल्यूज पे नॉट डिफाइंड आ रहा है उनको हटा के, तो वो उसका डोमेन हो गया tan x का। तो डोमेन में ये अपना डिफाइंड होगा, मिटाया इसको हम, ओके। ये जो इसका डोमेन होगा tan x का, जो भी डोमेन होगा वहां पर वो डिफाइंड होगा। एक बार ग्राफ से समझते हैं इस बात को जो हम तभी से आपको बोलना चाह रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम पहले हम लोग साइन एक्स का अगर ग्राफ बनाए, पहले यहां पर हम लोग साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं, फिर इसका कंक्लूजन भी लिखेंगे। अगर हम लोग यहां पर y बराबर साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं, ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ जो होगा आपको इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखना तो चाहिए उधर, बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ बनाए
तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्सिस हुआ, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये ऐसे जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे जाएगा, ज़्यादा बड़ा ग्राफ हम नहीं बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ आगे जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये साइन का जो वैल्यू मिलेगा इस तरफ, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, कितना आएगा, ये पाई पे 0 होता है तो पाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे -1 देता है, और उधर भी ग्राफ आपका जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि दोनों तरफ ही आपको बना के दिखाएं, या फिर एक तरफ बनाने से भी चल जाएगा, हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक ही तरफ बनाते हैं, है ना, इस तरफ भी जाता है हालांकि आपका ग्राफ, ये ऐसे जाता है इधर, ठीक है। तो इस तरफ जब जाता है यहाँ पर ऐसे कुछ हो जाता, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका पाई बाई 2 पे नीचे चला जाता है, क्योंकि इधर नेगेटिव हो जाता है ना, तो यानी कि यहाँ पर होता है -π/2, ठीक है, साइन -π/2 नीचे होता, फिर यहाँ पर पाई आता है एंड सो ऑन, ठीक है। दिख रहा है कि आपको बढ़िया से कि नहीं दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, ओके, ठीक। तो ये साइन का ग्राफ हुआ आपका। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर टैन का बनाएंगे ग्राफ, है ना, y बराबर tan x, y बराबर tan x का अगर हम लोग ग्राफ बनाए, ठीक है, tan x, तो tan x का ग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो इसका ग्राफ में, इस वाले का ग्राफ में पहले यहाँ पर ये जो π/2 है, π/2 पे ये नॉट डिफाइंड आता है, अभी बता चुके, आप देख सकते हैं tan 90 इन्फिनिटी, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर ये पाई का पे जो इसका वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू मिलता है इसका पाई पे, ठीक है। तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा जाता है? और फिर यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, मतलब कुछ ऐसा होगा, देखिए हम बना के दिखाते हैं एक बार। यहाँ पर जो है ये π/2 पे ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, tan 0 आपको पता है 0 होता है, tan 0 इज 0, ठीक है। तो और इसका ग्राफ देखिए, यहाँ पर जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, फिर tan 0 के बाद मान लीजिए tan 30 डिग्री, tan 30 कहीं यहाँ पर आएगा, तो tan 30 का वैल्यू तो कुछ ना कुछ आता है, और जो भी आता है वो आपका tan 30 का वैल्यू कितना आता है, tan 30 1/√3, उसका tan 45 1, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर 1 होगा, है ना। उसका tan 45 के बाद tan 60 बढ़िएगा, तो tan 60 का वैल्यू आपका √3 होता है। तो ऐसे करके उसका वैल्यू बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। लेकिन tan 90 क्या हो जाता है, tan जैसे आप 90 पे पहुंचते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो मतलब 90 डिग्री पे इसका ग्राफ कुछ नॉट डिफाइंड की तरफ ऐसे हो जाएगा, मतलब आपका वर्टिकल एसिम्पटोट्स मिलेगा आपको, है ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर इधर भी जाएगा, इस तरफ भी होगा tan का, ऐसा नहीं कि इधर नहीं होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा -π/2, तो -π/2 पे भी अगर आप देखिएगा यहाँ पर -π/2 पे, तो -π/2 पे भी कहाँ अप्रोच कर रहा है, देखिए ये नॉट डिफाइंड वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। वर्टिकल एसिम्पटोट्स यहाँ पर आपको इसका मिलेगा, ठीक है, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे अप्रोच कर रहा है ये इन्फानाइट की तरफ, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं देगा, मतलब यहाँ पर ऐसे चल के इधर चला जाएगा, ठीक है, इन्फानाइट की तरफ अप्रोच करेगा, इन्फानाइट की तरफ नहीं, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वर्टिकल एसिम्पटोट्स। और यहाँ पर अगर हम लोग इस पाई पे देखें, अगर यहाँ पर ध्यान से अगर हम लोग यहाँ पर पाई पे देखें, तो ये तो π/2 था, और यहाँ पर कितना है पाई, ठीक है। तो यहाँ पर पाई पे, यहाँ पर पाई होगा, अच्छा इस तरफ क्या होगा फिर 3 π/2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये आपका कौन सा वैल्यू होगा 2 पाई, क्योंकि tan आपको पता है sin 2 पाई कितना होता है 0, वैसे यहाँ पर भी इसका कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो फिर से इसका ग्राफ यहाँ पर जो है 3 π/2 पे फिर से आपका वर्टिकल एसिम्पटोट मिलेगा, है ना, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा यहाँ से ऐसे रहेगा, ठीक है, यहाँ से कुछ मतलब I mean, ठीक है, 3 पाई और पाई, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए ये ऐसे tan पाई कितना होता है 0, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मिल करके और कुछ फिर ऐसे अप्रोच करेगा ये, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है tan का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 π/2 आ रहा है, तो 3 π/2 पे तो ये अप्रोच करेगा ना, और tan आपका 180 0 होता है, ठीक है, पता है tan 180 0, tan 0 0, ठीक है। और फिर वैसे ही यहाँ पर भी मिलेगा आपको, यहाँ पर भी ये आपका इस पर आपका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा ये कुछ वैल्यू देते हुए, और यहाँ से ऐसे इसको 0 पे टच करते हुए, और यहाँ से फिर ये अप्रोच करेगा आपका इन्फिनिटी के, मतलब आपका आगे चला जाएगा ग्राफ, वर्टिकल मिलेगा, है ना, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इस जगह पे, तो इस जगह पे ये नॉट डिफाइंड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो मतलब π/2 पे 3 π/2 पे जितना आपका ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जितना है, यहाँ पर ऑड मल्टीपल है ना π/2 का 1 है, यहाँ भी ऑड मल्टीपल है 3 π/2 का, 3 है यहाँ पर ऑड मल्टीपल π/2 का, तो जितना भी ऑड मल्टीपल है वहाँ पर इसका वैल्यू कुछ मिलता ही नहीं है। तो भाई जहाँ पर फंक्शन, आप बहुत लोग बोलेगा कि सर ये तो सर कंटिन्यूस है, सर तो कहाँ कंटिन्यूस है, यहाँ कंटिन्यूस है, देखिए यहाँ इसका ये इसका डोमेन डिफाइंड है, ये इसका डोमेन है ना, मतलब यहाँ पर 0 से लेके
इससे पहले तक इसका जितना फंक्शन है वो तो डिफाइंड है, देखिए कंटिन्यूअस कर्व बन रहा है, यहाँ पर भी देखिए आपका कंटिन्यूअस कर्व बन रहा है। तो ये वाला जितना आपको दिख रहा है ये सब, इन पे ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पर जाकर के ये डिसकंटिन्यूटी आ जा रहा है। क्यों आ रहा है? यहाँ पर तो सोचना भी नहीं चाहिए, इसके बारे तो बोलना भी नहीं चाहिए कि यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। और जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है, tan π/2 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। तो जहाँ पर ये नॉट डिफाइंड है वहाँ पर हम कंटिन्यूटी का बात ही क्यों करेंगे? जहां पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है वहां पर हम कंटिन्यूटी निकालेंगे ही क्यों? वहां पर चेक ही क्यों करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि यहां पर तो इसका वैल्यू अगर हम लोग π/2 डालते हैं तो नॉट डिफाइंड आएगा। तो इसलिए यहां पर बात करने का तो कोई बात ही नहीं है। और कंटिन्यूअस हम लोग देख सकते हैं, ग्राफ बन तो रहा है कंटिन्यूअस, ये तो कंटिन्यूअस तो बन ही रहा है। हाँ, लेकिन अगर ओवरऑल पूरा का बात करेंगे तो कुछ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है यहाँ पर, जैसे ये π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, इसके बाद भी जो π/2 का मल्टीपल आएगा, ठीक है, वो सब पे पॉइंट ऑफ आपको डिसकंटिन्यूटीज मिलेगा। क्लियर है? तो उसको तो हम लोग इसका जो डोमेन है उससे पहले ही माइनस कर दिए थे। इसका डोमेन क्या लिखे थे हम लोग? tan का हम लोग डोमेन लिखे थे, जितना भी रियल वैल्यूज है उसमें से हमको माइनस करना था 2n+1 π/2, मतलब जितना भी आपका ऑड मल्टीपल आएगा π/2 का, उसको तो पहले ही हम लोग यहां से हटा चुके हैं। लेकिन इसका जो डोमेन है आपका sin x का डोमेन में जितना भी रियल वैल्यूज हो सकता है, कुछ भी माइनस नहीं करना है इसका डोमेन में से, जितना रियल वैल्यूज है सारा आएगा, जितना रियल वैल्यूज है 2π, देखिए सब पे वैल्यू दे रहा है। कहीं पर ये इसका ग्राफ इन्फिनिटी के मतलब नॉट डिफाइंड की तरफ अप्रोच कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए इसका tan 0 0, tan π/2 पे भी डिफाइंड है, 1 आ रहा है इसका वैल्यू, पाई पे भी डिफाइंड है, 0 आ रहा है वैल्यू, 2π पे भी 0 आ रहा है, कहीं पर भी नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा है। वैसे ही cos x भी होता है, cos x का ग्राफ उल्टा बनेगा इसका, जस्ट है ना, उल्टा बनेगा मतलब कि यार यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, ठीक है, जहां पर ये π/2 पे मैक्सिमा आया है तो cos का मिनिमा आएगा, लेकिन उसका भी ग्राफ कहीं भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच, या फिर आपका नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं देगा, इन्फिनिटी गलत बोलना है, नॉट डिफाइंड की तरफ वो कहीं भी अप्रोच नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग cos x को, sin x को, या e का पावर x को, या और भी बहुत सारा फंक्शंस होता है जिसको हम लोग सिर्फ डायरेक्टली कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं फॉर और रियल वैल्यूज। अब जैसे ये tan के जैसा फंक्शन हुआ तो इसका कुछ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, तो जहां वहां पर वो डिफाइन अपना वैल्यू को नहीं कर पाता है। तो उम्मीद करते हैं आप ये पूरा बात अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको हम हटा रहे हैं और इसका कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। कंक्लूजन समझ ही गए होंगे आप क्या ही लिखना है कंक्लूजन में, कि आपका tan का जो होता है ग्राफ उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होता है, बाकी इसका जितना पॉइंट्स है वो अपना मतलब अपना पूरा डोमेन में वो डिफाइंड होता है ना, जितना जो डोमेन है उसमें वो डिफाइंड होता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर tan x या टेंजेंट, है ना, टेंजेंट फंक्शन मतलब tan थीटा, टेंजेंट फंक्शन इज डिफाइंड नहीं बोलना चाहिए, इज कंटिन्यूअस, है ना, इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। इसका जो डोमेन है उसमें ये कॉन्टिन्यूअस पाया जाएगा। अब जैसे आप cot x ले लीजिए, तो cot x का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनता है, बस इसका जस्ट उल्टा बनेगा cot x का। तो आप ध्यान दीजिएगा क्या मतलब है इसका मतलब देखिए, इसको आप थोड़ा सा और अगर हम लोग रफली लिखें तो मेरा यहाँ पर मतलब ये था कि tan x बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो यानी कि हम लोग को कंटिन्यूअस ये कहाँ पर मिलेगा, ये जो लिखे हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बस ये cos x यहाँ पर 0 के इक्वल ना मिले। अगर ये cos x यहाँ पर 0 मिल जाएगा, अगर ये cos x 0 मिल जाएगा तो यहाँ पर तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो बस cos x 0 नहीं होना चाहिए तो हर जगह ये डिफाइंड हो जाएगा। राइट, समझ में आया अच्छे से? कहीं पर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे ही जो आपका cot थीटा होता है ना, तो cot थीटा का भी ग्राफ ऐसे ही बनता है, उल्टा बस बना करके, थोड़ा इसका उल्टा दिखता है cot थीटा का, क्योंकि cot थीटा का मतलब होता है cos बाई साइन, तो उसका उल्टा ग्राफ बनेगा। और वहाँ हम लोग बोलेंगे जहाँ साइन 0 ना हो पाए, ठीक है। तो cot का भी वैसे ही होगा। तो cot थीटा जो है tan के ही जैसा है, उसमें भी वही है कि उसमें पूरा उसका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, क्योंकि वहां फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो जहां पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं, जैसे यहां पर डिफाइंड नहीं है, यहां पर डिफाइंड नहीं है, वहां पर कॉन्टिन्यूटी चेक ही नहीं करते हैं हम लोग। क्लियर है? तो tan x का ग्राफ जो है या tan x फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट इन इट्स डोमेन। tan x is continuous but in its domain. Sin x is continuous in its sin x is also continuous in its domain. sin x भी अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, मतलब डोमेन में जितना रियल वैल्यूज है वो सबके लिए कॉन्टिन्यूअस है। तो इसके लिए स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा कि अपना डोमेन में ही कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि अगर हम लोग बोल देंगे tan x is continuous तो ग्राफ देखने से लगेगा भाई साहब यहाँ तो डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये बोलते कि अपना डोमेन में तो जितना डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है उसको माइनस कर दिया वहां से तो कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि स्पेसिफिक सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक tan थीटा, cot थीटा आर कंटिन्यूअस ओनली इन इट्स डोमेन, ठीक है। रेस्ट ऑफ द फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल वैल्यू, राइट। और ऑब्वियसली इमेजिनरी वैल्यू तो डालेंगे नहीं, यहाँ पर क्या इमेजिनरी वैल्यू डाल देंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी डाल देंगे यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपको कंटिन्यूटी का इससे आइडिया बढ़िया मिल गया होगा। ज़्यादा इसमें डेप्थ में हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत जो रिक्वायरमेंट था फिजिक्स में कहीं कहीं थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा कंटिन्यूटी का, और बाकी ऐसा कोई एज कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। साइन का ग्राफ आप सीख जाइए, कॉस का भी ग्राफ अगर हो सके आपसे तो आप वो सीख लीजिए, क्योंकि जरूरत पड़ता है कॉस का ग्राफ का, साइन का ग्राफ का, ये सब जरूरत पड़ता है।
तो इसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर ऐसे ही एक छोटा वीडियो और छोटा सा डिस्कशन लेके आएंगे, क्योंकि उसमें भी आपका इंट्यूटिव आइडिया है, ठीक है, उसमें भी आपका इंट्यूटिव आइडिया ही जानना है आपको, मतलब कि एकदम बेसिक बात करना है, कोई बहुत डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस जो है आपका, उसके ऊपर वीडियोस आएगा यहाँ पर। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप यहाँ तक लास्ट तक आए हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।